हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन के साथ संघर्ष के दौरान अब ऐसी बातें चल रही हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट होगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाएगा। मैंने दरअसल पिछले 1 साल से मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं और न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा जायंट क्यों नहीं बनता है। मैन्युफैक्चरिंग के जायंट्स दुनिया में कौन थे? अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और भी बहुत सारे देश, और साथ में चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, अब बांग्लादेश भी, और ख़ास तौर से ताइवान। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में जो एक तरह से कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के जायंट्स बन रहे हैं। इंडोनेशिया और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। भारत क्यों नहीं बनता? मैंने कुछ आर्टिकल्स किए थे वाइट कॉलर्ड इकॉनमी के ऊपर और ब्लू कॉलर्ड इकॉनमी के ऊपर। हम दरअसल जो भारतीय हैं, हमें फैक्ट्री में काम करना पसंद नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, हमें शॉप फ्लोर पे जाके काम करना, इनोवेशन करना, हाथ गंदे करना, बॉयलर सूट पहनना हमें पसंद नहीं है। ये शायद कहीं हमारे डीएनए में ही नहीं है। हम दरअसल जो भी काम करना चाहते हैं वो सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े पहन के नीट एंड क्लीन एयर कंडीशन में बैठ के काम करना चाहते हैं। शायद इसलिए इंडिया की सॉफ्टवेयर में कामयाबी हो गई, क्योंकि उनको हाथ गंदे नहीं करने पड़े। इसलिए हम बार बार डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। चलिए, अगर डिजिटल इकोनॉमी को थोड़ा समझना हो तो डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या बाकी किसी इकोनॉमी की जरूरत नहीं है? अगर आप सपोज करो कि एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना रहे हो एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए, तो वहां चलने वाले हवाई जहाज कहां बनते हैं? वो तो हार्डवेयर हैं। तो हम तो हार्डवेयर हवाई जहाज बनाते नहीं, इंजन बनाते नहीं। जो एयरपोर्ट के ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट्स यूज होती हैं, हम तो वो भी नहीं बनाते हैं। सही बात है। जो उसके ऊपर जो कंप्यूटर्स पड़े हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, बुकिंग करते हैं, वो भी हम विदेश से मंगाते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। जब आप रेलवे की बुकिंग करते हैं, वो भी एक डिजिटल इकोनॉमी है। लेकिन आप जब बुकिंग करते हैं और जो चल रहा है वो तो हार्डकोर ब्लू इकोनॉमी है ना, ब्लू कॉलर इकोनॉमी है ना। गुड्स है ना, रेलवे है, कोचेस हैं, इंजन्स हैं, ट्रैक्स हैं, ऐसी फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं। तो हम ये समझ के क्यों नहीं चलते कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो ब्लू कॉलर जो इकोनॉमी है, जो फैक्ट्रीज हैं, उसका एक सपोर्ट डोमेन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं या कोई और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म भी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहे हैं, तो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? जैसे कि शिपिंग हो गया, तो जहाज चलेंगे, जहाज बनाओगे तो जहाज चलेंगे ना। अब जहाज़ों के लिए चलने के लिए आपने एक डिजिटल डोमेन बना दिया, उनको एफिशिएंसी के लिए, वो अलग बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डिजिटल इकोनॉमी है वो एक हार्ड इकोनॉमी, ब्लू कॉलर इकोनॉमी जो है, मैन्युफैक्चरिंग की जो इकोनॉमी से कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बिना डिजिटल इकोनॉमी का अपना कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद डिजिटल इकोनॉमी अपने आप में ही कामयाब हो सकती है। नहीं हो सकती, एक सपोर्ट डोमेन है ये। तो हम हिंदुस्तानी बेसिकली हमें शॉप फ्लोर पे जाना पसंद नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो कारें बनती हैं, ट्रक्स बनते हैं, सब विदेशी हैं। विदेशी उनका होता है, टेक्नोलॉजी होती है। उसके अंदर जो इंजन्स हैं, मोटरसाइकिल के जो इंजन्स वगैरह है, सब बाहर से बन के आते हैं। कोई छोटा मोटा ऐसा है जो अपना बना लेता है। हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब यहाँ पे ये एक कहावत भी है कि
हम अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, एमबीए बनाना चाहते हैं, मैनेजर बनाना चाहते हैं और बड़े कहीं पे अफसर बन जाए वो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हम अपने बच्चों को फैक्ट्री में भेजना चाहेंगे। हम नहीं भेजते कभी, हमें वो पसंद ही नहीं है। क्योंकि हमारी नज़र में जो व्यक्ति फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो सी ग्रेड के लोग हैं। ए ग्रेड के लोग दफ्तर में बाबू जो बैठे होते हैं, जिन्हें वाइट कॉलर इकोनॉमी कहते हैं, वो सबसे अच्छे हैं। अब जो व्यक्ति या जो देश अपने हाथ फैक्ट्री में जाके गंदे नहीं करना चाहता, जो बॉयलर सूट पहन के फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता, वो कभी वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। मैं आपको पहले बता दूं। इसलिए इंडिया, लोग पूछते हैं इंडिया वर्ल्ड पावर मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं बनता, इसीलिए नहीं बनता, हम अपने हाथ गंदे करने को तैयार नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन की बातें मैं कितने ही दशकों से सुन रहा हूं, कई डेकेड से। क्योंकि जो लोग बातें करते हैं टीवी पे आके बात करेंगे कि नहीं अब चेंज आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को फैक्ट्री में भेजने को तैयार नहीं है। जो आईएएस आईपीएस हैं वो अपने बच्चों को फैक्ट्री में भेजने को तैयार नहीं है। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चों को वहां पर भेजने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े और मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं वो अपने बच्चों को फैक्ट्री के अंदर अपने हाथ गंदे करने को देने को तैयार नहीं है। किसी माँ से पूछो, किसी बाप से पूछ लो, माँ बाप से पूछ लो, वो कहेंगे नहीं मेरा बेटा फैक्ट्री में क्यों काम करेगा, क्योंकि ये सी ग्रेड वर्क है। फैक्ट्री में काम करो, शादी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं शादी किससे होती है, आईएएस आईपीएस या कहीं इंस्पेक्टर बन गए। मतलब काम ब्लू कॉलर का जो वर्क है वो इंडिया में सी ग्रेड समझा जाता है, निखिद्ध समझा जाता है। आप अंदाजा लगाइए, इंडिया में टॉप के आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, निटी है और इंजीनियरिंग के सैकड़ों कॉलेज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, जहां से एक बेहतरीन इंजीनियर्स बन के निकलते हैं। और उसमें से करीब 90% इंजीनियर, 80 से 90% इंजीनियर उसके बाद एमबीए करने चले जाते हैं और फिर एमबीए करके फिर आटा तेल चावल बेचते हैं। मैं आपको बताऊं, आप अगर कहीं वहां से काम करके जाते थे, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर एमटेक करने चले जाते हैं, एमटेक भी करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि उसमें से भी 90-95% जो एमटेक कर रहे हैं वो सारे के सारे आईटी में कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। क्योंकि शॉप फ्लोर पे नहीं जाना ना, वहाँ पे हाथ गंदे नहीं करने, तो साफ सुथरा काम है। ये इंडियंस को सूट करता है कि एयर कंडीशन बैठो, लैपटॉप ले लो, काम करते रहो बस। लेकिन शॉप फ्लोर पे जाके, फैक्ट्री में जाके हाथ गंदे करके काम करना वो किसी को पसंद नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की फौज तैयार करके हर साल निकाल के फायदा क्या? बच्चों को जेईई के एग्जाम पास कराते हो, मेहनत करवाते हो, लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च करते हो और फिर उसके बाद आप एमबीए करने चले जाते हो। तो मत करो ना फिर इंजीनियरिंग, क्योंकि वो डीएनए नहीं है, ब्लड में नहीं है कि हमें शॉप फ्लोर पे जाके हाथ गंदे करने हैं। हम फैक्ट्री में जाके नई डाई बनाना पसंद नहीं करेंगे, नए प्रोडक्ट बनाना पसंद नहीं करेंगे, इनोवेट करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि एक स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस भी जो होता है वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है, हम वो भी नहीं बनाते। हम खराद के ऊपर काम करना पसंद नहीं करते। हम किसी प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए वहां पे काम करना पसंद नहीं करते। हमें इन्वेंशन पसंद नहीं है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पसंद नहीं है। आपने कभी सुना कि इंडिया में जो इतने फाइटर एयरक्राफ्ट बनते हैं एयरफोर्स के लिए, उसमें एक एयरक्राफ्ट बना हो अपना? आप वो तेजस का नाम सुनते हैं, उसकी भी 100 किस्म की एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी और इंजन सब बाहर के हैं। मैं आपको बताऊं, हमसे कार के इंजन तो बनते नहीं, हम क्या बनाएंगे सब दूसरी चीजें। तो हमारे यहां इनोवेशन और इन्वेंशन की दरअसल क्या है ना, एक तरह से इस टाइम कोई रीत ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, कोई जाना ही नहीं चाहता वहां पे। प्रोडक्ट सबको अच्छा चाहिए, एक से एक बेहतरीन स्मार्ट टीवी चाहिए घर में, पर इंडिया में स्मार्ट टीवी नहीं बनते साहब। ना उनकी स्क्रीन बनती है, ना उनके मदरबोर्ड बनते हैं, ना चिप्स बनते हैं। आपको बढ़िया म्यूजिक सिस्टम चाहिए, लेकिन उनका एबीसी भी इंडिया में नहीं बनता है। ऐसी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके यहां फिर इनोवेशन कहां से आएंगे? हम दरअसल जापान, जर्मनी, कोरिया, ताइवान, चाइना, इनको तो छोड़ो, हम तो बांग्लादेश और वियतनाम भी नहीं बन सकते। वियतनाम कहां से कहां पहुंच गया आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। अब हम आराम पसंद भी बहुत हैं। हम दुनिया को बताएंगे इंडियंस आर वर्किंग ऑन 15 आवर्स ए डे। कितना सर?
15 आवर्स, 15 घंटे, 14 घंटे बात करते हैं, पर लैपटॉप पे काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाती ना। एक भारतीय वर्कर की प्रोडक्टिविटी एक चीनी, वियतनामी, जापानी, कोरियन, इनकी या थाई, इनकी प्रोडक्टिविटी से सिर्फ 20% है। यानी कि जितने टाइम में ये सारे जापानी, चीनी या वियतनामी या कोरियाई या ताइवानीज 5 प्रोडक्ट बना देते हैं, उतने में हम 1 प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी है। ये मैं आपको रियल फिगर्स बता रहा हूं ये। और खास तौर से बातें बहुत बड़ी बड़ी की अब हम एनिमल स्पिरिट जगा देंगे, अब चाइना के साथ ऐसा हो गया, अब हम दुनिया की फैक्ट्री बन जाएंगे। आप कभी ये सोचा है कि चाइना ने वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया? उसके जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं उसका स्केल क्या है? हम उसके सामने एक क्या कहते हैं ना कि ये एक छोटे से क्या पोनी भी नहीं है, हमारे कुछ बनता भी नहीं है। हमारी फैक्ट्रियों का साइज देखो तो शर्म आ जाती है। इफ यू गो टू द फैक्ट्री साइज इन चाइना एंड शेंजन एंड अदर एरियाज, यू विल बी शॉक्ड द लेवल ऑफ इनोवेशन वहां पे जो चाहिए। जो लोग आज से आगे की सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी की मूर्ति मैं बनाऊंगा। कभी हमने सोचा कि चाइना का ड्रैगन हम बनाएंगे? हमसे अपनी गणेश जी की मूर्ति तो बनती नहीं, हम चाइना का ड्रैगन क्या बनाएंगे? जब तक आप कुछ सोच पाते हो, आपके घर की चीजें चाइना की फैक्ट्री में से बन के आपकी कंट्री में आ जाती हैं। हमारे कंट्री में नहीं, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका में, सब जगह आ जाती हैं। उनका लेवल ऑफ इनोवेशन, उनका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, वो शायद दूसरी सदी में है। मैं आपको बताऊं, उस सदी तक, उस इनोवेशन तक, उस लेवल तक मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचने के लिए इंडिया को 100 साल और चाहिए अगर आज चेंज कर ले तो। ना हमारे, देखो 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपको मनी चाहिए, कैपिटल, वो हमारे पास है नहीं, किसी के पास नहीं, मैं आपको बता दूं इंडिया में। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी में जीरो है, नेक्स्ट टू जीरो, कुछ नहीं बनता। जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये सब पुरानी टेक्नोलॉजी है, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है मोस्ट मॉडर्न ट्रैक्टर्स हमारे इंडिया में बन रहे हैं? कोई मॉडर्न नहीं है। सब 20 साल पहले भी ऐसे ट्रैक्टर बनते थे, आज भी ऐसे बनते हैं। थोड़ी बहुत एफिशिएंसी हो जाती है आगे पीछे करके, बस वही होता रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और इंडिया की कोई आइटम ढूंढने जाओ मार्केट में तो ढूंढने से मिलती नहीं है, मैं आपको बताऊं। हार्डवेयर में फोन खरीदने जाओ तो इंडियन नहीं, मोबाइल लेने, अपना टीवी लेने जाओ तो इंडियन नहीं, म्यूजिक सिस्टम लेने जाओ तो इंडियन नहीं, फ्रिज लेने जाओ एक आधी कंपनी को छोड़ के वो इंडियन नहीं है। इसके अलावा सोफा सेट्स, फर्नीचर लेने जाओ वो इंडियन नहीं है, चिप्स लेने जाओ, मदरबोर्ड लेने जाओ वो इंडियन नहीं है, लैपटॉप लेने जाओ वो इंडियन नहीं है। ऐसे हालात है। और बाजार में जितनी चीजें आप देखने को जाओगे सब चाइनीज मिलती हैं आपको, या हो सकता कोरियन हो या ताइवान की हो। तो हमने तो शॉप फ्लोर पे जाना नहीं है। और हम जो लोग हमको आज सरमन्स दे रहे हैं बैठ के कि इंडिया वर्ल्ड फैक्ट्री बन सकता है, तो एक्चुअली उनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें कभी किसी फैक्ट्री में जाने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें यह भी नहीं पता कि इंडिया में एक फैक्ट्री लगाने के लिए कितने लाइसेंस चाहिए होते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि इंडिया में फैक्ट्री लगा लो तो कितने सारे इंस्पेक्टर उनसे हर महीने भीख मांगने आते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि नीचे एक जब इंसान वहां एक बिजनेस करता है तो उस पर जीएसटी के लिए सबसे पहले तो सरकार पैसे ले लेगी और बाद में आके एनकरेज करेगी आपको कि हाँ आपको करना क्या है। एनकरेज तो छोड़ा, एनकरेज करते नहीं, सिर्फ फॉल्ट निकालते हैं। तो जो देश शॉप फ्लोर पे जाके अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता, इनोवेट नहीं कर सकता, जिस देश के इंजीनियर 90% इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी 10% जो बचते हैं वो आईटी में चले जाते हैं, आप यकीन मानिए वहां पर इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के सो कॉल्ड रेवोल्यूशन या क्रांति की आप उम्मीद भी मत कीजिए। और कल ही रात को मैं टीवी पे देख रहा था कि मारुति उद्योग के चेयरमैन थे भार्गव साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया का ये मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट चांस है कि अगर अभी अकल आ गई इन्हें तो ये कर लेंगे, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहयोग मिलेगा तो नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे यहाँ जितने भी छोटे छोटे जो काम काज करते, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनके एमएसएमई के 6.5 करोड़ यूनिट हैं,
हमारा मकसद उनको फ्लोरिश करना नहीं होता है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनसे कैसे टैक्स ज्यादा लिया जाए। हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मरते हैं जीते हैं उनकी क्या परेशानी है, कोई उनके पास पूछने के लिए नहीं जाता सरकार की ओर से। जबकि चाइना में जाते हैं, करप्शन वहां भी है, लेकिन वो जाके आपका यूनिट बंद नहीं करवाते, रोज जुर्माने नहीं लगाते, रोज पेनल्टी नहीं लगाते हैं। तो जब हम अपने कपड़े गंदे करने को तैयार नहीं, जब आईएएस आईपीएस आर्मी अफसर्स और बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, जो ऑफिसर्स हैं प्राइवेट, उसके अंदर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, जब तक वो लोग अपने बच्चों को शॉप फ्लोर पे नहीं भेजेंगे कि अपने हाथ गंदे करो, इनोवेट करो, और जब तक इंजीनियर्स एमबीए करना बंद नहीं करेंगे और जाके फैक्ट्री के काम करेंगे, तब तक इस देश में किसी क्रांति की उम्मीद मत रखिएगा, मत रखिएगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हम तो बेसिकली अब स्क्रू ड्राइवर यानी कि जो पेचकस होता है वो भी चाइना से मंगाते हैं, हमने वो बनाने भी छोड़ दिए हैं। ये आज का भारत है। हम तो आज से 30-40 साल पहले थोड़े बहुत आत्मनिर्भर थे, अब वो भी नहीं है। इसलिए आप कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि नए नारे लग रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में, आत्मनिर्भर भारत, कुछ नहीं होने वाला है। जब डीएनए नहीं चेंज होता, सोच नहीं चेंज होती, एटीट्यूड नहीं चेंज होता, ये बड़े ऑफिसर्स जो बैठे हैं, बड़े मैनेजर्स जो बैठे हैं, ये अपने बच्चों को जब शॉप फ्लोर पे भेजने को तैयार नहीं है, तो भारत नहीं बदलेगा। लिख के रख लीजिएगा। ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे। इंडिया वियतनाम भी नहीं बन सकता, चाइना की तो बात छोड़ दो। शुक्रिया आपका, और जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल है आपका।